I am CA Sanjay Mundra from Calcutta, presenting before you Constitution Provisions of GST. 101 Amendment Constitution में आर्टिकल 246 ए लाया है। अल्कोहल को छोड़ दो, पेट्रोल को छोड़ दो, टोबैको में सब कुछ है, एंटरटेनमेंट छोड़ दो। जीएसटी कॉम्पेंसेशन स्टेट को सेंट्रल देगा। जीएसटी काउंसिल बनाई है। 1/3 वोट सेंट्रल का, 2/3 स्टेट का, हाफ कोरम हो, 3/4 मेजोरिटी। जीएसटी पे एक साथ 2 टैक्स, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी। यहां तक तो मुझे क्लियर है। उसके बाद आपको यह भी क्लियर है कि सप्लाई 2 तरह की होती है। वन इज इंट्रा स्टेट सप्लाई, अनदर इज इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट, और इंटर स्टेट सप्लाई मतलब सप्लाई बिटवीन द स्टेट। वेस्ट बंगाल से राजस्थान, इस पे लगती है सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इस पे लगता है आईजीएसटी। आपको यहां तक पता है। वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटी ड्यूअल मॉडल। मेरा क्वेश्चन है व्हाई? तो स्टार्टिंग की 3-4 क्लासेस तक मैं वही बात करूंगा जो आपने इंटर में पढ़ी है, लेकिन मैं वो सारे बात के साथ एक लॉजिक वाला कॉन्सेप्ट और लगाऊंगा, व्हाई। और मैं चाहूंगा कि आप किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लॉ को लॉजिकली समझने का एक हुनर लेकर आइए। किसी भी टेक्स्ट को याद करना, रट्टा मारना बहुत आसान है, उसमें आपको किसी टीचर की दरकार नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। टीचर आ जाए तो सपोर्ट रहता है, चलो अच्छा से रटवा दिया, बढ़िया है। लेकिन किसी भी लॉ को इन डेप्थ में समझने के लिए टीचर के बिना काम नहीं होता। वो आपको समझाता हुआ है व्हाई। तो इस केस में सिनेरियो में हम लोग सीजीएसटी मतलब सेंट्रल को पेड कर देते हैं। सेंट्रल जो है वो डाइवर्ट करके वेस्ट बंगाल एंड कंजम्पशन स्टेट में डिवाइड करके। क्या प्रॉब्लम है? आप खुद ही अपने बिल पे सीजीएसटी एंड राजस्थान जीएसटी लगा दीजिए। आप आईजीएसटी पहले पैसा सेंट्रल को देंगे, उसके बाद सेंट्रल बांटेगा। क्यों? और यदि वही करना था तो यहां पे भी वही ला देते, सारा पैसा सेंट्रल को दे देते, सेंट्रल अपने आप बांट देता। तो यहाँ पे सेंट्रल आपका बांट रहा है, बांट नहीं रहा है, यहाँ पे आप खुद बांट के दे रहे हो, और यहाँ पे आप बोल रहे हो सेंट्रल बांट देगा। थोड़ा सा इलॉजिकल नहीं है? हाँ, तो फिर बताओ ये व्हाई दिस। जैसे यहाँ पे हमने बांट दिया, वैसे यहाँ पे भी हम बांट देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा क्लास स्लो जाएगा, मुझे भी हड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ग्रूम करो, खुलो नहीं। अच्छा हटाओ, इस बात को अपने साइड करते हैं। अच्छा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है मुझे बताइए। जैसे मैं वेस्ट बंगाल का डीलर हूं, तो मुझे कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे? 1 या 2? आंसर इज 2 रजिस्ट्रेशन लेने आपको, एक सीजीएसटी लॉ में और एक एसजीएसटी लॉ में। एसजीएसटी लॉ में कौन से स्टेट का मैं रजिस्टर्ड हूं? पहली बात आप समझो, देयर इज नथिंग लाइक एसजीएसटी लॉ। एसजीएसटी की जगह होता है वेस्ट बंगाल जीएसटी, राजस्थान जीएसटी, दिल्ली जीएसटी, चंडीगढ़ नहीं, चंडीगढ़ में जीएसटी नहीं है, तो राजस्थान जीएसटी, दिल्ली जीएसटी, वेस्ट बंगाल जीएसटी, आंध्र प्रदेश जीएसटी, कर्नाटक जीएसटी। तो मुझे 2 लॉ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक तो सीजीएसटी में और एक वेस्ट बंगाल जीएसटी में। परफेक्ट। क्योंकि मैं तो वेस्ट बंगाल से हूं, कैलकाटा से हूं मैं, तो मैंने कैलकाटा में रजिस्ट्रेशन करा लिया। यानी मैं 2 गवर्नमेंट को देने के लिए, उत्तर देने के लिए बाध्य हूं। ममता दी मेरे को कोई चिट्ठी लिखेगी, मैं जवाब दे दूंगा,
और मोदी जी मुझे कोई चिट्ठी लिखेंगे, मैं जवाब दे दूंगा। और क्या हर जन मेरे से पूछ सकता है क्या? नहीं, सिर्फ 2 गवर्नमेंट। अच्छा, ये बात क्लियर? इसको भी साइड करो। तीसरा मुझे बताइए, जीएसटी ऑरिजिन बेस्ड टैक्स है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? ऑरिजिन बेस्ड टैक्स है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? मैं इसमें भी आपसे पूछूंगा भाई, हाँ, बाद में। वेस्ट बंगाल से यदि राजस्थान माल सप्लाई हो रहा है तो गुड्स राजस्थान जा रहा है, डेस्टिनेशन राजस्थान है, तो जीएसटी का पैसा किसके पास जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को अपने मिलाते हैं, इन तीनों बातों को एक साथ मिलाते हैं। तो मैं हूं वेस्ट बंगाल से और मैंने एक इंटर स्टेट सप्लाई कर दी है, और ये इंटर स्टेट सप्लाई मेरी हुई है वेस्ट बंगाल टू राजस्थान। ओवर। यदि मैं यहां पे 2 टैक्स लगाऊं, डुअल मॉडल, वी आर टॉकिंग YIG, आवर टॉपिक इज YIGST, दिस इज आवर टॉपिक। यदि मैं यहां पे इनवॉइस में 2 टैक्स लगाऊं, प्राइस 1 लाख एंड CGST सपोज 6%, 6000, एंड सपोज राजस्थान GST 6000, 1,12,000, तो ये 6000 मुझे किसको देना पड़ेगा? राजस्थान गवर्नमेंट को। अच्छा, कुछ कम बेसी हो गया तो पूछा पाछी करने कौन आएगा? पूछा पाछी मतलब who will have the questionnaire with me? यदि सपोज मैंने थोड़ा कम दे दिया तो मेरे को टाइट कौन करेगा? सपोज यहाँ पे 12 नहीं 18 लगना चाहिए था, मैंने 12 लगाते दे दिया, अब मेरे को चेंज कौन करेगा? राजस्थान गवर्नमेंट। तो मैं बोला भैया मैं तो वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड हूँ, आप राजस्थान वाले यहाँ पे क्यों आ जाए? मैं आपको नहीं पहचानता, मैं एक ममता दी कोई नहीं संभाल पा रहा हूँ, एक आप और आ जाए, है ना? अच्छा, फिर मेरी एक और सेल हो गई वेस्ट बंगाल टू दिल्ली। अब बोलो क्या होता? अब मैंने यहाँ पे दिल्ली वाला GST ला दिया, सपोज इसमें कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे टाइट कौन करेगा? यानी मैं इकलौता एक डीलर और मेरे ऊपर 26 गवर्नमेंट का कानून, मतलब मैं सप्लाई करता हूं तो वहां की गवर्नमेंट आ जाती, भाई मेरा टैक्स, तो मेरे को रिटर्न भरो, तो मेरे को कितना टैक्स देना वाला है? दिल्ली वाला बोलेगा तुम मुझे रिटर्न भरो, मेरा टैक्स कितना बनता है? कर्नाटक वाला बोलेगा मुझे भी रिटर्न भरो, मेरा टैक्स कितना होने वाला है? और फिर सारे गवर्नमेंट मेरे ऊपर असेसमेंट करने आ जाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट का ऑडिटर आ जाएगा, कर्नाटक गवर्नमेंट का ऑडिटर आ जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट का ऑडिटर आ जाएगा, मैं अमेरिका चला जाऊंगा। वहां पे भी हमारी बहुत इज्जत है, मैंने परसों सुना, हमारी बहुत इज्जत है, मैं चला जाऊंगा अमेरिका, खत्म कर ये सब टंटा फालतू, एक जन आ जाते हैं यहाँ पे। तो इज इट फिजिबल मेरे ऊपर 26 गवर्नमेंट का असेसमेंट होगा? हो ही नहीं सकता। तो व्हाट इज द सोल्यूशन लेफ्ट? द ओनली सोल्यूशन कि भैया ये तो हो ही नहीं सकता कि इसको राजस्थान GST देना पड़ेगा, इसको दिल्ली GST देना पड़ेगा, इसको ये GST देना पड़ेगा, उसको वो GST देना पड़ेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस बंदे से एक टैक्स लो बस, अब बताओ पैसा कौन लेगा? ममता दी या मोदी? हम तो 2 गवर्नमेंट के साथ डील करेगा भाई, हम पूरी दुनिया के साथ डील नहीं कर सकता। तो ममता या मोदी में से कोई एक जन आ जाओ, उसको पैसा दे देगा, तो बताओ कौन आएगा? सेंट्रल। क्योंकि राजस्थान का पैसा मोदी का क्या ममता का क्या लेना देना है? तो फिर सेंट्रल टैक्स एक और आया, तो एक नया टैक्स का जन्म हुआ, दैट इज IGST, विच इज चार्ज एंड लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये IGST का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट राजस्थान को देगी, क्योंकि मैं तो राजस्थान को देने से रहा, एज ए सप्लायर, एज ए बिजनेसमैन, मैं राजस्थान गवर्नमेंट से बात नहीं करूंगा। इज दैट क्लियर? वाई IGST? IGST के बिना तो इलाज ही नहीं था GST का। वेरी शॉर्ट, संभाल लो दे, कभी कोई पूछ लिया तो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड IGST? बट जब मैं कुछ पढ़ता हूँ ना, तो सिंस मैं तो टीचर हूँ, हर चीज़ पढ़ते समय मुझे ऐसे सोचना पड़ता है बार बार कि मैं ये समझा दूंगा क्या किसी को, तो उस चक्कर में मैं बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ। तो मैं आपको भी ऐसे बोलूँगा कि आप जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो एज इफ मैं किसी को समझा दूंगा क्या। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है,
तो मैंने आपको एक चीज बता दिया, इंडिया में डुअल मॉडल ऑफ टैक्सेशन है, और वो डुअल मॉडल है CGST SGST, यानी एक ही टैक्स पे, एक ही सप्लाई पे दो गवर्नमेंट टैक्स लेगी, सेंट्रल एंड स्टेट। तो जब डुअल मॉडल होता है ना, तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या लिखना है, CGSG लिखना है कि CGSG एंड IG लिखना है। स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, मुझे डुअल मॉडल में लिखना क्या है। तो आपको डुअल मॉडल में IG FIG नहीं लाना है, आपको डुअल मॉडल में लाना है कि एक पैसा सेंट्रल के पास जाएगा, एक पैसा स्टेट के पास जाएगा। दैट इज द ट्रू डुअल मॉडल। एंड IGST तो वो रजिस्ट्रेशन को लेती है जो 15 आना थी। मैं यदि वेस्ट बंगाल का डीलर हूँ तब तो मैं वेस्ट बंगाल में तो रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। अब आपने लगा दिया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब मैं वेस्ट बंगाल से कर्नाटक माल बेच रहा हूँ तो कर्नाटक गवर्नमेंट खड़ी हो जा रही है, मैं उसको कैसे डील करूंगा, इसलिए वहां पे IGST लाया गया। वन स्टोरी ओवर। दूसरा मासूम सा क्वेश्चन, वाई डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स? GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहां पे गुड्स की डिलीवरी होगी वहां पे GST का पैसा पहुंचेगा। यानी यहां से यदि राजस्थान डिलीवरी हो रही है तो राजस्थान में ही टैक्स पहुंचेगा। इसके पहले जो लॉ थे वो थे एक्साइज लॉ। एक्साइज लॉ में ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। ओरिजिन बेस्ड टैक्स था मतलब जहां फैक्ट्री से माल निकला तो वहीं पे टैक्स लगेगा। इससे पहले था CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स में यदि वेस्ट बंगाल से बिहार में माल सेल हो रहा है तो पैसा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के पास जाता। दोनों टैक्स ओरिजिन बेस्ड टैक्स थे। वैट तो विद इन द स्टेट है तो वैट की तो बात ही नहीं हो रही है। सर्विस टैक्स, यदि मैं कैलकाटा का टीचर हूं और कैलकाटा से मैं सपोज दिल्ली में हमारी क्लासेस जा रही है तो टैक्स का पैसा हमारा यहीं पे कट जाता है, सर्विस टैक्स यहीं लग जाता है। तो इसके पहले जितने भी टैक्स थे सब के सब ओरिजिन बेस्ड टैक्स थे। अचानक GST ने पूरा का पूरा दुनिया क्यों चेंज कर दिया? अचानक इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बना दिया? व्हाई? व्हाट वाज द नीड? एनीवन ऑफ यू? नया टीचर है तो नई स्टाइल होगी उसकी, नई स्टाइल है तो उसका स्टाइल है लॉजिक से समझाना चीज़ों को। उसे जितना आता है वो उतना ढंग से समझाता है। हाँ, छोटे स्टेट को डेवलप करने के लिए। नाइस। कैसे? अब आपने एक सच बता दिया, दूसरा सच भी मैं आपको बताऊंगा। एक सच है कंट्री में ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए जब ओरिजिन बेस्ड टैक्स था तो जिन जिन स्टेट में फैक्ट्री खुली उन स्टेट के पास तो पैसा पहुंचा, और जिन जिन स्टेट में फैक्ट्री खुली नहीं वहां पे टैक्स का पैसा पहुंचा ही नहीं, कभी नहीं पहुंचा। जैसे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल, अपना कौन सा काम है बंगाल, ये सब में कोई फैक्ट्रीज नहीं है। खास करके नॉर्थ ईस्ट तो एकदम बर्बाद है। आप नॉर्थ ईस्ट समझ सकते हो, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, इन सब में कौन सी फैक्ट्री है? आप सिक्किम घूमने गए होंगे कभी, गैंगटॉक वैंगटॉक, एक फैक्ट्री नजर नहीं आएगी आपको, दूर दूर तक कहीं धुआं उठता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहां पे जब कोई फैक्ट्री नहीं है तो वहां पे ये सब टैक्स का पैसा नहीं पहुंच रहा है, बैठे बेचारे, अंडर डेवलप थे, अंडर डेवलप रहेंगे। तो यदि इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया जाए तब तो सारे स्टेट के पास पैसे पहुंचेंगे, क्योंकि हर स्टेट में कंज्यूमर तो है ही, फैक्ट्री भले ही ना हो, कंज्यूमर तो हर जगह है। तो यदि वो परचेज करेंगे तो टैक्स का पैसा वहां पहुंचेगा। एंड दैट इज वाई GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वन रीजन। एंड अनदर रीजन, GST लाया ही क्यों गया? GST 190 कंट्री में इंडिया इज द 160th कंट्री, 160वीं कंट्री है जिसने GST लाया। मतलब इसके पहले 159 कंट्रीज ने GST ऑलरेडी ला दिया था, और ये सारी कंट्री में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, वर्ल्ड वाइड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स पॉपुलर है। तो जब आपको इंडिया में GST लाना ही है, वर्ल्ड से अपने आप को सिंक्रोनाइज करना ही है, तब फिर जैसे वर्ल्ड में चल रहा है वैसे ही चलाओ। तो पूरे दुनिया में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स चल रहा है, तो हमारे इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट ला दिया गया। इससे सबसे बेसी नाराज दो गवर्नमेंट हुई,
वन इज गुजरात, अनदर इज तमिलनाडु। दोनों जन पार्लियामेंट से उठ के चले गए कि ये जीएसटी हम आने ही नहीं देंगे। गुजरात बीजेपी का गढ़, और गुजरात वाले ही बोलने लगे जीएसटी नहीं आने देंगे। बाद में उन्हें पटापट के फाइनली लाया है, क्योंकि इससे नुकसान गुजरात एंड तमिलनाडु को सबसे बेसी हो रहा था, या उन्हें नजर आ रहा था हमें होगा, तो उन्होंने इसको अपोज किया। बट ये आया ऐसे ही, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़े खुश हैं। दैट इज द रीजन नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी घुस रही है। वन ऑफ द रीजन, नॉट एग्जैक्ट रीजन, वन ऑफ द रीजन। ओके, तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स इसका बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बड़ा फीचर है कि जिस स्टेट में माल जाएगा उस स्टेट में टैक्स का पैसा पहुंचेगा। अब इनवॉइस हमने बनाया, सपोज हम कलकत्ता से दिल्ली माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमने इसमें क्या लगाया, प्राइस 1 लाख रुपया, और अब हम लोग लाते हैं IGST 12,000 रुपये से, रेट ऑफ GST 12%। अब क्या मुझे बताना पड़ेगा कि ये दिल्ली का पैसा है? क्या मुझे बताना पड़ेगा मोदी जी को कि सुनिए IGST है ये, इसमें आधा दिल्ली वालों का है, अपने पास मत रख लेना? ऐसे बताना पड़ेगा कि बस IGST है तो मोदी जी अपने आप ही समझ जाएंगे? एंड आंसर इज, आज से महीने भर पहले तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब नया नियम आया है, और ये नया नियम ये बोल रहा है कि IGST जब आप लिखेंगे तो इनवॉइस में आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई कहाँ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली। ये आपको इनवॉइस में लिख के देना पड़ेगा। रिसेंट अमेंडमेंट, तो GST इज अ गेम ऑफ लॉजिक, लॉ एंड अमेंडमेंट। ये रिसेंट अमेंडमेंट है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई इज दिल्ली, ये आपको इनवॉइस में कोड करना पड़ेगा। दिस इज द रिसेंट चेंज आफ्टर योर एग्जाम्स, ताकि गवर्नमेंट को ये पैसे बांटने में रिलैक्सेशन रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ IGST लिख देने से गवर्नमेंट को मेहनत करनी पड़ती है, छांटना पड़ता है, छानबीन करनी पड़ती है। कई बार गवर्नमेंट का अपना क्लासिफिकेशन रॉन्ग हो जाता है, तो उन्हें सपोर्ट मिल गया कि भैया सप्लायर बोल रहा है दिल्ली, तो चलो दिल्ली। वो अब इसको चेंज भी कर सकते हो सकता, आप इतना नहीं जानते GST, आपने प्लेस ऑफ सप्लाई बंगाल लिख दिया, कलकत्ता लिख दिया। अब हम तो कलकत्ता से ही है, आपने यहाँ पे मूर्खतापूर्वक कलकत्ता लिख दिया, तो ऐसा नहीं कि वो कलकत्ता के पास चला जाएगा। दे विल गिव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपको भी लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, ओके। तो आपने दो बातें सीखी। GST इज अ डुअल मॉडल टैक्स, वहां पे आपने 3 वर्ड सीख लिए, CGST, SGST, IGST। ये तो क्यों होता है क्लियर, ये तो 246A के कारण हुआ है, और ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज से कारण हुआ है। वैसे ये भी 246A में लिखा हुआ है, लेकिन क्यों लिखा हुआ उसका भी लॉजिक क्लियर हो गया। फिर आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उसके पीछे आपने लॉजिक सीख लिया, 2 लॉजिक, एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट और दूसरा हार्मोनाइजेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलो फाइन, आपने एक अमेंडमेंट सीख लिया कि इनवॉइस में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई कोड करना पड़ेगा, ये आपने एक अमेंडमेंट सीख लिया। एक और टैक्स है, उस टैक्स का नाम है UTGST, यूनियन टेरिटरी GST। मुझे बताओ वो क्यों है, वाई दैट? अब ये कहां से आ गया UTGST? व्हाट इज दिस UTGST और क्यों है ये? UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी GST। एनीवन? कुछ यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे जो टैक्स लगता है उसको नाम UTGST दिया गया है। जैसे आपने नाम बताया दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली,
5 हुए, लक्षद्वीप 6 हो जाए, अभी एक और बन जाए लद्दाख 7 हो जाए, चंडीगढ़ 8 हो जाए। अच्छा, तो ये मुझे बताओ, दिल्ली में यदि माल बिकता है तो उसमें क्या लगता है, यूटी जीएसटी लगता है कि यूटी जीएसटी लगता है दिल्ली में? ओके, पहले आप ये समझो कि यूनियन टेरिटरी क्या है। आई होप यूनियन टेरिटरी अब किसी को बताने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबने न्यूज़पेपर बहुत पढ़ लिया 370 के कारण। 370 पढ़ने के कारण उनको फटाक से समझ में आ गया कि यूनियन टेरिटरी चीज़ क्या होती है। कि कुछ स्टेट, वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, डिफेंस सेंट्रल का मामला है, लेकिन कुछ एरिया में लॉ एंड ऑर्डर भी सेंट्रल का काम है। तो उन एरिया को हमने एक नया नाम दे दिया, यूनियन वाली टेरिटरी, सेंट्रल वाली टेरिटरी। वैसे सेंट्रल का पूरा इंडिया में कोई नहीं है कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर हमारे मोदी जी है, नहीं, मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर है। तो कैसी लॉ एंड ऑर्डर के लिए सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन कुछ एरिया ऐसी है जहाँ सेंट्रल रिस्पॉन्सिबल है। ये है वो 8 जगह, इसलिए लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारा सेंट्रल जिम्मेवार है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी आपने सुना होगा कि कई बार यदि आपने न्यूज़ चैनल पढ़ा कि अरविंद केजरीवाल जी पुलिस के अगेंस्ट मोर्चा लगा रहे हैं, पुलिस उनकी हाथापाई चल रही है, पुलिस उनको घेर लिया, बंद कर दिया, और इधर हमारी ममता दी का पुलिस पे शिकंजा है, कब्जा है, उनके चरणों में है हमारी पुलिस। नहीं, जहाँ ममता जी का पाँव पड़ेगा वहाँ पे पुलिसों का फूल बिछाएंगे। हमारी पुलिस ऐसी है, हमारी पुलिस को कुछ भी कर दो ममता दी खुद आ जाएगी लड़ने। तो हमारे यहाँ पुलिस और चीफ मिनिस्टर की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, और दिल्ली में पुलिस और चीफ मिनिस्टर की इतनी उल्टी बॉन्डिंग है। वाई? द रीजन इज सिंपल, ये हमारे यहाँ स्टेट है और वहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर चीफ मिनिस्टर का काम है, इसलिए यहाँ की पुलिस चीफ मिनिस्टर का हुक्म मानेगी, और यूनियन टेरिटरी का लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल का काम है, तो वहाँ की पुलिस सेंट्रल की बात मानेगी, अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानेगी। आई होप ये बात क्लियर है। तो फाइनली यूनियन टेरिटरी स्टेट से डिफरेंट है, क्लियर, और यूनियन टेरिटरी सेंट्रल से रेगुलेटेड होती है, ये भी क्लियर। ओके, अब यूनियन टेरिटरी में भी 2 डिवीजन है। एक यूनियन टेरिटरी जिसका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, और एक यूनियन टेरिटरी जिसका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अब एक नया वर्ड आ गया, व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली? तो बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली वर्ड सुना है क्या? हाँ, होता क्या? व्हाट इज लेजिस्लेटिव असेंबली? आप अंदाज, मतलब आराम से बात करो, मैं भी आपको बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, आप ऐसे कभी फील मत कर लेना हम लोग फाइनल वाले बच्चे हैं, हम लोग से ये सब बातें पूछ रहा है, हम लोग से पूछ ही क्यों रहा है, सीधा पढ़ाना। तो देखो भाई, तुम्हारे अंदर ये है कि हम फाइनल वाले, हम फाइनल वाले, हम फाइनल वाले, और हमारे लिए तो मेरा स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट, मेरा स्टूडेंट। तो हम तो आपको फाइनल इंटर में क्लासीफाई नहीं करते, हम तो आपको स्टूडेंट समझते हैं, यानी बच्चे, मासूम बच्चे। हाँ, तो बच्चों बताओ, लेजिस्लेटिव असेंबली से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट के मैटर्स को समझना। छोड़, हटा, तुम तो बहुत इमोशनल लगता है। पार्लियामेंट से आप क्या समझते हो? व्हाट इज द रोल ऑफ पार्लियामेंट? जहाँ पे सारे लॉ बनते हैं, यानी जितने भी सेंट्रल लॉ है वो पार्लियामेंट में बनेंगे। तो क्वेश्चन साथ स्टेट लॉ कहाँ बनेंगे? तो सिंपल, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जहाँ पे स्टेट के लॉ बनते हैं, और सेंट्रल लॉ जहाँ बनते हैं दैट इज पार्लियामेंट। और यही 2 टॉप अथॉरिटीज है जो कंट्री का लॉ बनाती है। कंट्री का लॉ बनाती है मतलब कंट्री कैसे चल रहा है ये लोग 2 जन डिसाइड करते हैं। स्टेट कैसे चलेगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी MLA डिसाइड करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और कंट्री कैसे चलेगी? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP डिसाइड करेंगे। दैट इज वाई वी इलेक्ट MP एंड MLAs। हाँ, फाइन। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली वो है जो लॉ बनाती है। तो कुछ यूनियन टेरिटरीज की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी वो लोग अपना लॉ खुद बना सकते हैं। जैसे दिल्ली, उनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लोग अपना लॉ खुद बना सकते हैं।
तो वो लोग बोले वी विल मेक आवर ओन जीएसटी. दैट इज वाई देयर इज समथिंग लाइक दिल्ली जीएसटी. लेकिन कुछ स्टेट ऐसी, सॉरी, कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, इनकी अपनी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो इनका तो लॉ ही नहीं बनेगा. दैट इज वाई देयर इज नथिंग लाइक चंडीगढ़ जीएसटी, देयर इज नथिंग लाइक अंडमान जीएसटी. तो ये लोग बोल रहे भैया हमारे यहाँ जीएसटी कौन बनाएगा, हमारे यहाँ तो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो फिर कौन बनाएगा आप ही बताइए. पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट ने इन 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 यूनियन टेरिटरीज लिए एक लॉ बना दिया, यूनियन टेरिटरी जीएसटी. देयर इज नथिंग लाइक अंडमान जीएसटी. अंडमान में क्या लगता है, यूटी जीएसटी. बंगाल में क्या लगता है, डब्ल्यूबी जीएसटी. दिल्ली में क्या लगता है, दिल्ली जीएसटी. कर्नाटक में क्या लगता है, कर्नाटक जीएसटी. चंडीगढ़ में क्या लगता है, देयर इज नथिंग लाइक चंडीगढ़ जीएसटी. देयर विल बी यूटी जीएसटी. यानी एसजीएसटी तो 25 है, लेकिन यूटी जीएसटी 8 नहीं है, यूटी जीएसटी 1 ही है. अरे जितने स्टेट उतने जीएसटी, उतने एसजीएसटी, लेकिन जितनी यूनियन टेरिटरी उतनी यूनियन टेरिटरी जीएसटी नहीं है. देयर इज वन यूटी जीएसटी एंड दैट इज मेड बाय पार्लियामेंट. इज दैट क्लियर? यानी अंडमान से अंडमान में माल बिकेगा तो वहां पे आधा तो सीजीएसटी जाएगा और आधा यूटी जीएसटी जाएगा. चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में माल बिकेगा तो आधा तो सीजीएसटी जाएगा, आधा यूटी जीएसटी जाएगा. यहाँ तक सब क्लियर, कंफर्टेबल? किसी न किसी को तो लॉ बनाना पड़ेगा ना. सारा पैसा सर अल्टीमेटली तो सेंट्रल को ही जाना है. वो उस सेंटर उन वहाँ के मैनेजमेंट को दिया जाएगा. अंडमान जीएसटी का जो पैसा आएगा वो अंडमान जीएसटी के पास ही जाएगा. ऑब्वियसली सेंट्रल के पास जाएगा, उसके बाद सेंट्रल अंडमान को मैनेजमेंट ले देगी. बात ही क्लियर? ये तो और नई बात हो रही. वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों नहीं बना देते, ये अलग ही बात हो रही है. फिर बहुत अलग बात हो रही है. अच्छा तुम इतना बात छेड़ा है तो ये बता, लद्दाख कौन सा यूटी जीएसटी है, एलए वाला कि विदाउट एलए वाला? नया नया बना है तो वो तो डिक्लेयर हो गया होगा कि एलए वाला कि विदाउट एलए वाला. नहीं, आंसर इज एलए वाला. यहाँ पे चुनाव होगा, आपने सुना नहीं, आपने मोदी जी का भाषण सुना नहीं. आप में से ही लोग, आप लोग के एरिया का डेवलपमेंट करेंगे, यानी वहाँ पे चुनाव होगा, वहाँ पे एमएलएज बनेंगे, एमएलए बन के वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी, वो वहाँ का अपना अपना मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे. दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली वैसे वाला बनाया गया, क्यों? क्योंकि दिल्ली इज़ द कैपिटल, इसका मैनेजमेंट ढंग से होना चाहिए, ये सेपरेट बंदा होना चाहिए, तो उनका अपना एमएलएज बने. दैट इज़ वाई दिल्ली में चुनाव होता है. अंडमान में कभी चुनाव सुना क्या? नहीं सुना हमने. बात क्लियर? पौंडीचेरी का अलग इतिहास है. वो पहले तो बहुत डवाडोल था, उसे लेकर आए ढंग से इंडिया में. तो पौंडीचेरी का भी अपना यूनियन टेरिटरी, अपना एमएलए जगह पे. 2 ही ऐसे हैं, एक दिल्ली, एक पौंडीचेरी और तीसरा लद्दाख आने वाला. क्लियर? तो ये सब तो हम लोग क्यों बनाएंगे? छोटे छोटे है ये. अंडमान निकोबार इतना सा तो है, मतलब तुम अपनी बाइक में घूमेगा तो अंडमान निकोबार घूम लेगा थोड़ी देर में. बात ही पानी है वहाँ पे. छोटा सा तो अंडमान निकोबार है, तो उसमें वहाँ पे क्या चुनाव और क्या पुलिस और क्या फलाना, सेंट्रल संभालेगा. दादर नादर हवेली देहूत नहीं चुना, मतलब एक बार नक्शे में देहूत वहाँ पे वो नजर ही नहीं आएगा. तो वहाँ पे भी कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है. एंड दे आर हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी. लद्दाख वालों को देख लेते इतने खुश हैं लोग, नाच रहे हो. तो एनी हाउ आपको ये क्लियर हो गया सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है और यूटीजीएसटी क्या है और ये सब क्यों है, सब क्लियर. एक बात मुझे और बता दो, बस बात ओवर करें. अंडमान से अंडमान में माल बिका तो बताओ टैक्स का पैसा किसके पास जाएगा, मतलब क्या क्या टैक्स लगेंगे? सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. अंडमान से चंडीगढ़ माल बिका, अब बताओ क्या टैक्स लगेगा? एंड आंसर इज आईजीएसटी. इंटर यूनियन टेरिटरी माल बिका तो फिर से आईजीएसटी रहेगा. इंटर स्टेट, इंटर यूनियन टेरिटरी, स्टेट टू यूनियन टेरिटरी, इनमें से कुछ भी
आपने अपनी जोग्राफिकल एरिया से बाहर चले जाए तो आपके ऊपर IGST लग जाएगा। यानी अंडमान टू चंडीगढ़ IGST, दिल्ली टू चंडीगढ़ या पौंडीचेरी IGST, बंगाल टू अंडमान IGST। खाली आप अपने यूनियन टेरिटरी या अपने स्टेट के अंदर माल बेच दो तो भैया ये वाला टैक्स लगेगा CGDGST, अदरवाइज हर तरफ IGST लगेगा। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। तो आपको डुअल मॉडल क्लियर, आपको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो आगे बढ़े, यहाँ तक खुश हो? ठीक है, क्लास सुदिन जानी चाहिए। चिल्ला चिल्ली भैया मेरे से तो नहीं होता, लेट इट बी सुदिन। कुछ और बात करते हैं। वाई GST? इंडिया में GST लाया ही क्यों गया? मुझे ये लॉजिक बता दो आप। और मेरे को एक और क्वेश्चन है जो मेरी बड़ी परेशानी है। मैंने मोदी जी के ऊपर एक लांछन सुना है कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने GST को अपोज किया था। तब चिदम्बरम साहब हमारे इंडिया में थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने GST का प्रपोजल लाया तो हमारे मोदी जी ने उन्हें अगेंस्ट में बोला कि GST आएगा ही नहीं इंडिया में। और जैसे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने बोला भाई GST तो लेके ही आऊँगा मैं, 56 इंच की छाती है मेरी। तो ये मोदी जी ने ये सब गड़बड़ क्यों की? पहले बोले नहीं, अभी बोल रहे हाँ। जब उनसे इंटरव्यूज में सब बात पूछी जाती है तो बोलते वो कांग्रेस जो GST ला रही थी उसमें हम लोगों को इन्वॉल्व करके नहीं ला रही थी, मतलब हम लोग से पूछ नहीं रही थी, बात नहीं कर रही थी, वो अपना आर्बिट्रेरी से ला रही थी। और हम लोगों ने जो GST लाया हमने सबसे पूछताछ से लाया है। अब ऐसा एक हैप्पीजार्ड उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। चलो उसमें आएंगे बाद में। पहले आप मुझे बताइए वाई GST? GST हमारे यहाँ है क्यों? सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वन ऑफ द रीजन। ये जो ईज टू डू बिजनेस है ना, ये अचानक इंडिया में बाउंस करके अच्छा हो गया। सुना होगा आपने न्यूज चैनल्स में, ईज टू डू बिजनेस। ये इंडिया में अचानक इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो गई। यानी अचानक लोग बोलने लग गए कि इंडिया में बिजनेस करना अच्छा है, आसान है, इजी है। वन ऑफ द रीजन कि अब इंडिया में GST आ गया। देखो पहले इंडिया में बिजनेसमैन को क्या परेशानी थी? आप बन जाइए एक बार बिजनेसमैन। अब आपको इंडिया के पता है कि आप मैन्युफैक्चर तो करेंगे ही, तो आपको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक्साइज लॉ में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। अब आपको पता है इंटर स्टेट सेल तो होगी, इंटर स्टेट सेल के लिए आपको CST में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। अब आपको पता है इंट्रा स्टेट सेल भी होगी, इंट्रा स्टेट सेल के लिए आपको वैट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। अब आपको पता है कि सर्विस तो हम लोग कुछ ना कुछ तो देंगे ही, तो उसके लिए आपको सर्विस टैक्स लॉ में फाइनेंस एक्ट 1994 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। उसके बाद आपको पता है थोड़ा बहुत एंट्री टैक्स, ये क्या होता है बाद में बात करेंगे। ये सब में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जितने भी टैक्स थे, परचेज टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, इतने सारे टैक्सेस थे, सब में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। रजिस्ट्रेशन कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना क्या है, तो फॉर्म भरना है, हो जाए रजिस्ट्रेशन। लेकिन इन सब में अब रिटर्न भरना पड़ता अलग अलग। इसमें 12 रिटर्न, इसमें 4 रिटर्न, इसमें 4 रिटर्न, इसमें 2 रिटर्न। हर के अपने अपने रिटर्न के लॉ थे, इतने रिटर्न भरो। रिटर्न भरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे बच्चे रिटर्न भरते हैं। आपने देखा हो छोटा सा लड़का वो रिटर्न भरता है, तो रिटर्न भरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम फिर आ रही है अब इन सब का ऑडिट होगा, एक्साइज की ऑडिट, CST की ऑडिट, वैट की ऑडिट, सर्विस टैक्स की ऑडिट। कभी ऑडिट में रहे हो? हम लोग जाते हैं कभी कभी स्टैट्यूटरी ऑडिट में। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब हम लोग आपके ऑडिटर हैं, तो हमारे साथ 4-5 बच्चे और जाते हैं, आर्टिकल्स बैठ जाते हैं। हम तो पहले 1 घंटे में बच्चों को समझाते हैं, हम तो चले जाते हैं। वो 4 बच्चे वहाँ पे 2 महीना 3 महीना तक ऐस करते हैं, डोसा लाना, पाव भाजी लाना, ये पेपर लेकर आइए, वो पेपर लेकर आइए, ये दिखाइए,
वो दिखाइए, कंप्यूटर में बताइए, वो बताइए, और वहाँ के सारे बंदे टू दी एक्सटेंट पॉसिबल, यदि लड़का जेनविन है, बच्चा जेनविन है, तो उसको पूरा कोऑपरेट करेंगे। मूर्ख है तो फिर बोल देते हैं मुंद्रा जी किसको भेजे, आप बताइए इसको, आप बात अलग है। यदि वो जेनविन है तो उसको सारा कोऑपरेट करते हैं। क्यों? ऑडिटर है यार, कुछ बिल पटान कमेंट करके चल देगा तो वो लोग ऑडिटर से नॉर्मली पंगा नहीं लेते। नॉर्मली दे डोंट वांट टू टेक एनी पंगा विद द ऑडिटर। ऑडिटर है, शांति से जो पूछ रहा है बता दो। ये तो सर हम लोग प्राइवेट एंटिटी वाले ऑडिटर है। यदि डिपार्टमेंट का ऑडिटर आ गया तो उसमें भी अभी तो हमारे बच्चे थे, हम तो जाते नहीं है, हम कभी कभी चले गए, तब तो हमारा अच्छा ही ट्रीटमेंट है, बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। ये गवर्नमेंट का ऑडिटर आ जाए तो, गवर्नमेंट का ऑडिटर आ जाए तो यार बैठो, अब साहब बैठ जाए, सर आपको कुछ चाहिए, सर 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 परेशान कर देंगे। मतलब हम लोग इनको एकदम ज़बरदस्त सेवा में जुट जाएंगे क्योंकि ये ऑडिटर आ रहे हैं। मुझे याद है टीचर्स की सर्विस टैक्स की ऑडिट आ रही थी, उस टीचर ने अपनी क्लास 1 महीने के लिए कैंसिल कर दी थी। नाम नहीं बोलते अपने टीचर्स का, 1 महीने के लिए क्लास कैंसिल कर दी क्योंकि उसको पता है सर्विस टैक्स का ऑडिटर आया हुआ है, ये अभी में तो 20 दिन पेपर बनाने में लगेंगे, 10 दिन वो ऑडिटर बैठेगा, 1 महीने के लिए क्लासेस ऑफ, सारी वीडियो क्लासेस। दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज ऑडिटर्स। ये ऑडिटर आते हैं हम लोग इतना डर जाते हैं, अब इतने सारे ऑडिटर आएंगे, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाते चला जाएगा, अब उनके बाद इन सब का असेसमेंट आएगा। असेसमेंट आप समझते हो? असेसमेंट मतलब ये लोग बताएंगे कितना टैक्स हो रहा है। अच्छा आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ऑफिसर टैक्स वाजिब बताएंगे कि बढ़ा के बताएंगे? मतलब मूर्खतापूर्वक बढ़ा के। अभी कुछ महीनों से छोड़ दो, अदरवाइज इनको यदि आपने ढंग से खिलाया पिलाया नहीं है तो ये कुछ भी ऑर्डर बनाते चले जाएंगे। मतलब जहां पे डाउट है वहां पे उनकी बात चली जाएगी, मतलब जहां पे डिबेट है वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, वो अपना हिसाब से असेसमेंट कर देंगे। जो एकदम क्लियर कट है वो छोड़ देंगे, जहां जहां डिबेट है सब वो अपने फेवर में ऑर्डर बनाते चले जाएंगे। मतलब इसका आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, हल्का सा डिबेट है, मैं अपना पॉइंट पुट ऑन कर रहा हूं, वो सुनेगा ही नहीं, वो इसका आईटीसी डिनाई कर देगा। यहाँ पे 12 लदना चाहिए 18 लदना चाहिए, डिबेट है, मैं अपना पॉइंट पुट ऑन कर रहा हूँ, वो सुनेगा ही नहीं, वो इस पर 18 लग के चला जाएगा। ये उनका एक वर्क कल्चर है, भले बीजेपी लेड हो या कांग्रेस लेड हो, ये इनका वर्क कल्चर है। ये 12 भी हो सकता है 18 भी हो सकता है, तो तुम 12 क्यों किया? वो हमको समझा रहा था, हमको बात समझ में आ गया, तुम बेसी जज बना है, इनके जो बॉस है ना असिस्टेंट ऑफिसर के बॉस, वो उनको झाड़ेंगे। यदि 12 है 18 है डिबेट है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि तुम डिसाइड करेगा? तुम 12 पे असेसमेंट क्यों किया? वो जो बात बोल रहा था मेरे तो जन नहीं लगा, अब सही तो था, 12 हो गई थी 18 हो गई, तुम डिसाइड करेगा कि जज डिसाइड करेगा? तुम उसका 18 पे असेसमेंट करो, वो जो बोल रहा है वो कोर्ट में बोलेगा, तुमको नहीं सुनना है। गॉट इट? इसलिए कभी भी आपके फेवर में डिसीजंस नहीं देते, और मर पीट का में हर बार अपील में जाना पड़ता है। तो इतने सारे असेसमेंट और इतनी सारी अपील, इसलिए इंडिया में ईज टू डू बिजनेस नहीं था। अब यदि इन सब को हटा दिया जाए और इन सब की जगह एक लॉ ला दिया जाए, माना वो लॉ थोड़ा टफ है, थोड़ा और हार्ड है, थोड़ा सा और उसमें फॉर्मेलिटी ज़्यादा है, माना वो बहुत पंचायत करता है, ये भी दो वो भी दो वो भी दो ये भी दो, लेकिन हाई स्केल पे, लो स्केल में तो जीएसटी बहुत परेशानी वाला है, हमें तो चाहता ही नहीं, हमें जीएसटी के सारे झंझट में डाल दिया। लेकिन हाई स्केल में बड़ी कंपनी, इसलिए इन सब लॉ से मुक्ति मिल गई, इन सब लॉ का असेसमेंट नहीं होता, इन सब लॉ की ऑडिट नहीं होती, इन सब लॉ में अपील नहीं होता। हाँ, एक लॉ में अभी भी असेसमेंट है, ऑडिट है, अपील है, लेकिन एक ही जगह है ना। एंड दैट इज वाई जीएसटी टॉप लेवल के लिए, अच्छी इंडस्ट्रीज के लिए वरदान है और छोटी मोटी इंडस्ट्रीज के लिए अभिशाप है। इसलिए टॉप इंडस्ट्रीज बहुत कमा रही है, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई है जीएसटी तो डाली देने में। इज दैट क्लियर? तो अभी जीएसटी में जितने भी रिफॉर्म्स है आपने देखा होगा, सारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे भी जीएसटी में नया चेंज आया कि जिनका टर्नओवर 2 करोड़ तक है उन्हें एनुअल रिटर्न भरना ही नहीं है। एनुअल रिटर्न जिसका फॉर्म है 99A हट गया, खत्म।
एनुअल रिटर्न को लेकर हम लोग सब परेशान थे, जगह जगह सेमिनार हो रहा था, हर एक जन परेशान था। मेरे पास 4 क्लाइंट थे, जिनमें से कई सारी छोटी छोटी कंपनीज थी, नई नई बनी थी, उनका भी एनुअल रिटर्न भरना था। बार्गेन हो रहा था, इसका तो पैसा मत लीजिए। सारे पैसे गए हमारे, क्योंकि अब उन्हें एनुअल रिटर्न भरना ही नहीं है, बल्ले बल्ले हो गए उनकी। गॉट इट? ये सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं छोटी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए, छोटे फर्म्स को रिलैक्स करने के लिए। इन सब के बदले में एक लॉ लेके आना जरूरी था, इसलिए इन्होंने जीएसटी लाया। ओके, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब इतना जरूरी था तो इतनी लेट क्यों किया? जब इतना जरूरी था, ये बात तो ऑब्वियस है। हाँ, ये बात तो ऑब्वियस है कि 5 लॉ में क्यों फंसाया है, 10 लॉ में क्यों फंसाया है, 1 लॉ लाओ, 1 नेशन 1 टैक्स। तो इतना देरी से क्यों आया? बताओ क्यों? एनीवन? अरे तुम तो मोदी भक्त है भाई, ऐसे मत बोल। क्यों क्यों इतना लेट आया? इतने दिन तक क्यों नहीं आया? वैसे मैं बताऊं, चिदम्बरम साहब एज ए फाइनेंस मिनिस्टर या मनमोहन सिंह एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर से लोग बेटर फाइनेंस मिनिस्टर है। ये सबको पता है, ये सब मानते भी है कि चिदम्बरम एंड मनमोहन सिंह का फाइनेंस का कमांड, जेटली साहब नहीं रहे, लेकिन उनके फाइनेंस कमांड से ज़्यादा अच्छा था। अब आदमी कौन कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, आदमी कौन कैसा मुझे नहीं पता, बट मनमोहन सिंह तो एनी हाउ आदमी भी अच्छे हैं, सभी जानते हैं, और उनका फाइनेंस पर कमांड भी बहुत अच्छा था, ये भी सब मानते हैं। तो व्हाई नॉट जीएसटी पुट ऑन अर्लियर? क्योंकि कंट्री का प्रॉब्लम वही है कि ये लॉ लाने के लिए एक्साइज एंड वैट, सर्विस टैक्स एंड लग्जरी टैक्स एंड इतने सारे और यहाँ के टैक्स मर्ज करने थे। यानी स्टेट गवर्नमेंट यदि कोऑपरेट ना करे, ना माने, तो ये आ ही नहीं सकता। स्टेट गवर्नमेंट मानेगी तभी जाके टैक्स आएगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का एक जोर का सैक्रिफाइस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जोर का सैक्रिफाइस है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ना माने तो आप कहां से लाएंगे जीएसटी? तो वन रीजन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंट्री में ऑलमोस्ट बीजेपी नजर आ रहा है, दैट इज वाई वन मेन रीजन। एंड दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को पटाना, स्टेट गवर्नमेंट को पटाया गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं स्टेट गवर्नमेंट कैसे पटी है। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है अल्कोहल से। किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दारू। इसलिए आप देखो, दारू महाफालतू चीज है, सबको पता है। जो गवर्नमेंट अल्कोहल हटाएगी, सारी फीमेल का वोट उन्हीं को पड़ेगा। फिर भी दारू हर स्टेट गवर्नमेंट नहीं हटाती। हाँ, वाई? बिकॉज अल्कोहल स्टेट गवर्नमेंट का मेन रेवेन्यू है, कैसे हटा दे यार? दूसरा, मतलब समझ लो 20% रेवेन्यू तो यहीं से आ जाता है। दूसरा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है पेट्रोलियम, भयंकर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ये तो आप जानती हो, 40 रुपए का पेट्रोल हमें 80 में मिल रहा है, बाद बाकी सब टैक्स है। तो ये जो 2 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, तीसरा है लॉटरी। ये जो 2 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, इसको जीएसटी से आउट कर दिया गया। बोले भैया तुम्हारा अल्कोहल का पैसा जितना आता था उतना ही आएगा, चलो ऐसा करो। पेट्रोल का जितना तुम्हारा पैसा आता था उतना ही पैसा आएगा। बात ये बोलो पार्टनरशिप में आते हो क्या, हमारे साथ मर्ज हो जाओ। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये बड़ा रिलैक्सेशन लगा कि हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो अनटच है, लॉटरी पे जीएसटी लग गया। हाँ, इन दोनों पे मेन सोर्स पे जीएसटी नहीं लगता। पहली बात ये रिलैक्सेशन, और दूसरा रिलैक्सेशन आ गया कॉम्पेंसेशन सेस के नाम पे। आपने नाम सुना ही है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को यदि जीएसटी आने के कारण रेवेन्यू का लॉस हुआ तो 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें वो पैसे कॉम्पेंसेट करेगी। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट का कोई बर्डन ही नहीं है, ये तो नो लूज पॉलिसी है। बेसी आया तो मेरा, कम आया तो तुम पैसा देगा, हाँ देगा। ये तो गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इतना जितना आ रहा था उतना तो मिलेगा ही, बेसी भी मिल सकता है। अब बताओ जॉइंट वेंचर में आते हो, क्यों नहीं आएंगे भाई? मेरे को कोई बोलेगा मुंद्रा जी जितना कमाते हो उतना तो मिलेगा ही आपको, बेसी भी मिल सकता है, बोलिए। तो मैंने बोला भाई 1 साल तुम बेसी देगा, कितना देगा? 5 साल तक बेसी दूंगा, 5 साल में तो मैं भी स्टैब्लिश हो जाऊंगा। तो मैं आ गया।
मैं तो बोल रहा मुंद्रा जी कैलकाटा में पढ़ा रहा हूँ, क्या मिल रहा है, आप दिल्ली आ जाओ। मैंने बोला भाई कैलकाटा में सारा सेटअप है, जितना कैलकाटा में तुम्हारा उतना मिलेगा, दिल्ली में आ जाओ, 5 साल तक दूंगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 5 साल में तो मैं दिल्ली जीत लूँगा, चल आ जा। 5 साल बहुत होते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये मेजर रीजन और ये बड़े रीजन्स के कारण ये लोग मर्ज होता है, दैट इज द गुड बार्गेनिंग। और दूसरा पूरी तरह बीजेपी है, दैट इज वाई लाना आसान हो गया। और तीसरा इन्होंने जो वे ऑफ जीएसटी लॉन्चिंग किया, दैट इज जीएसटी काउंसिल, यानी जो भी जीएसटी के डिसीजंस है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती, कोई नहीं लेता, वो सारे डिसीजंस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स मिलके लेते हैं। इनके जो लीडर्स है उनको मिला के बनी है जीएसटी काउंसिल, एंड दैट इज वाई जीएसटी काउंसिल इज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट अथॉरिटी। पूरे जीएसटी लॉ में सेंट्रल के पास इतना भी पावर नहीं है, ठेंगा पावर है। जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ला सकती है। बिना जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जीएसटी लॉ में पेन नहीं चला सकती, अमेंडमेंट नहीं ला सकती, कोई चेंज नहीं ला सकती। एंड काउंसिल में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो दे हैव अ गुड सेंस। तो तरीके से लाया गया, लालच दे के लाया गया और बार्गेनिंग से लाया गया कि तेरा इसको नहीं छोड़ूंगा, बात बात ही तो दे दे, एंड दैट इज वाई जीएसटी लॉ आ गया। यहाँ तक क्लियर? तरीका है सर, उसमें काम करने का तरीका तो है ही। उसका हो सकता है फाइनेंस कमज़ोर हो सकता है उसका लॉ कमज़ोर हो, परंतु उसका मैनेजमेंट बहुत तेज है। चलो फाइन। अब हम लोग बात कर रहे हैं मोदी जी के कैरेक्टर के ऊपर, कि जब चीफ मिनिस्टर थे भाई साहब तब बोले जीएसटी आने नहीं दूंगा, और जब सेंट्रल मिनिस्टर हो गए तो बोलते जीएसटी ला के रहूंगा। ये अचानक कैरेक्टर में चेंज क्यों हो गया? ये अचानक उनको क्या जची और पहले क्या जचा हुआ था? ये समझने के लिए आपको एक बार 15-20 मिनट के लिए एक न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ओल्ड लॉ, न्यू लॉ, आराम से देखो, बड़ी प्यारी चीज है। ये सब चीजें किसी किताबों में नहीं मिलती। सेल्फ स्टडी इन सब नॉलेज से वंचित रह जाती है। व्हाट इज ओल्ड लॉ? सपोज ओल्ड लॉ है एक्साइज 10% एंड वैट 10%, सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हाँ, टैक्स रेट सिंपल रहा। सपोज जीएसटी रेट है 20%। हाँ, यहां पे पहले 2 टैक्स लगते थे, एक्साइज एंड वैट, एंड सपोज वहां पे लगता था जीएसटी। ये दोनों रेट हमने एज्यूम किए हैं जस्ट ये रखने के लिए कि देखिए यहां पे भी 20% टैक्स लगता था, यहां पे भी 20% टैक्स लगता था। नाउ बी रेडी फॉर अ फाइनेंशियल जादू, डेटा का जादू देखने के लिए रेडी हो जाओ। यहां पे एक मैन्युफैक्चरर है जो माल बना रहा है 1000 में माल बेचेगा, तो वो एक्साइज लगाएगा 10% यानी कि 100 रुपये, ओल्ड लॉ। और 1100 जब हो जाएगा तो वैट लगेगा। पुराने लॉ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वैट लगाते समय एक्साइज का पैसा जोड़ लेते, ठीक है, और ये 1110 रुपये टैक्स लग जाते हैं। ये टैक्स का असली दिन आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ठीक है। जीएसटी लॉ लगा तो मैन्युफैक्चरर का 1000 रुपया और सीजीएसटी 10% 100 रुपये, एसजीएसटी 10% 100 रुपये, 1200 रुपये। ये 1210 रुपये। चीजें क्लियर? यानी ये एक्साइज का पैसा किसके पास गया? सेंट्रल के पास 100 रुपये, स्टेट के पास इतना दिया 110 रुपये। यहाँ पे सेंट्रल के पास इतना दिया 100 रुपये, स्टेट के पास इतना दिया 100 रुपये, ठीक। अब ये माल आगे बिका। सपोज मैन्युफैक्चरर ने जिसको बेचा उसने अपना 20% प्रॉफिट रहा और उसने बाद में बेच दिया होलसेलर ने।
20% प्रॉफिट रख के बेच दिया, ठीक है। अब टू बी नोटेड, होलसेलर को, डीलर को, ट्रेडर को एक्साइज नहीं देनी पड़ती। हाँ बोलो, ट्रेडर को एक्साइज नहीं देना पड़ता, अरे इतना तो पता ही है। एक्साइज सिर्फ मैन्युफैक्चरर देता है, ट्रेडर तो सिर्फ वैट देता है। तो जब इसको एक्साइज देनी नहीं है तो ये एक्साइज का आईटीसी लेके क्या करेगा? हाँ, अरे जो टैक्स मुझे देना नहीं है वो टैक्स का आईटीसी लेके मैं क्या करूंगा? एक्साइज तो एक्साइज से एडजस्ट होगा। जब मेरे को एक्साइज देना ही नहीं है तो मैं एक्साइज की आईटीसी लेके क्या करूंगा? ट्रेडर ने बोला, तो ट्रेडर ने बोला भैया मेरा कॉस्ट तो 1100 माना जाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग का फंडामेंटल है कि जिस टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है वो तो कॉस्ट में ऐड नहीं होता, परंतु जिस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती, क्रेडिट मतलब आईटीसी, जिस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिलती वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो फाइनली इसके लिए कॉस्ट कितना पड़ा? 1000, 1100 की 1210। तो इसकी आईटीसी नहीं मिलने वाली और इसकी आईटीसी मिलने वाली इसको, तो इसका कॉस्ट पड़ा 1100 रुपये। हाँ बोलो, सबको क्लियर? अब इसने अपनी प्रॉफिट ऐड कर दी 20%, बोले तो 220। अब इसका कॉस्ट पड़ा 1320, इसने इस पे लगा दिया वैट 10%, 132 रुपये, 1452 रुपये पे डटा दिया आ गया। सेंट्रल को मिला 18 और 132 देते समय 110 एडजस्ट हो गया, 22 इसको और मिल गया। 132 पेमेंट करते समय 110 की एडजस्टमेंट करा दिया, 22 इनको और मिल गया। सब क्लियर? हाँ हाँ। न्यू लॉ में क्या हुआ? न्यू लॉ में ट्रेडर बोला भैया मेरे को तो सबका आईटीसी मिलता है, इसका भी आईटीसी मिलता है, इसका भी आईटीसी मिलता है, तो मेरा तो कॉस्ट पड़ा 1000। हाँ बोलो, ये अपना प्रॉफिट ऐड किया 200, अब इसका कॉस्ट हो जाए 1200, सॉरी प्राइस हो जाए 1200। ये फिर से लगाया सीजीएसटी 120, एसजीएसटी 120 और 120 में से 100 एडजस्ट हुआ, 20 और मिल गए। 120 में 100 एडजस्ट हुआ, 20 और मिल गए। 120, 120, 100, 132, सब साथ में हो। अब ट्रेडर ने कस्टमर को बेच दिया, वही 20% मार्जिन रखे, प्रॉफिट 20%। आप ये डेटा बढ़ा सकते हो, 30% भी कर सकता हूं, जो भी डेटा कर लो फर्क नहीं पड़ेगा। 20 ही रहने दो, 20 ही रहने दो। इसका कॉस्ट बताओ, इसका ट्रेडर ने जब बेचा कस्टमर को तो ट्रेडर का कॉस्ट बताओ। अरे बोल भी दो। मैन्युफैक्चरर ने बेचा ट्रेडर को, ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को। अच्छा ये तो हो गया, मैन्युफैक्चरर ने बेचा ट्रेडर को और ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को, ये हो गया, चलो खत्म। अब यहां पे सीन देखो आप, सेंट्रल के पास इतने पैसे आ रहे हैं 100, स्टेट के पास इतने पैसे आ रहे हैं 132, टोटल मिला के गवर्नमेंट के पास इतने पैसे जा रहे हैं 232, यहाँ पे टोटल मिला के गवर्नमेंट के पास इतने पैसे आ रहे हैं 240, सेंट्रल के पास इतने आ रहे हैं 120, स्टेट के पास इतने आ रहे हैं 120। अब बताओ स्टेट मिनिस्टर क्या बोलेगा? स्टेट मिनिस्टर क्या बोलेगा? जीएसटी लॉ आने नहीं दूंगा, क्योंकि जीएसटी लॉ आने से मुझे नुकसान है। और देश का प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा? सेंट्रल मिनिस्टर क्या बोलेगा? जीएसटी लॉ लेके आऊंगा तो मुझे फायदा हो रहा है। सो इट्स नॉट अ गेम ऑफ कैरेक्टर, इट्स अ गेम ऑफ पोजीशन। आप जब यहां पे थे तो आपको ये फायदे की चीज नजर आ रही थी, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर बन गए आपको ये फायदे की चीज नजर आ रही है। यानी हर स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी से नाराज और सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी आने से बल्ले बल्ले, तो कॉम्पेंसेशन सेस देना जरूरी था। अच्छा कॉम्पेंसेशन दे भी दूंगा तो कितना नुकसान हो रहा है? तेरा 12 है, मेरे पास तो 20 की बढ़ोतरी है, तो इनको एकदम पोसा रहा है, कैलकुलेशन में बैठ रहा है, इनके कैलकुलेशन में बैठ रहा है ये बात कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 12 रुपये तो देना है, अपने पास तो 20 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इनको दे भी देंगे तब भी पैसे बचेंगे। हाँ, या मज़ेदार कैलकुलेशन है।
अच्छा देखो, कंट्री के पास टैक्स पहले कितना जा रहा था? नहीं, हाँ सब मिलाते 232, और अब कंट्री के पास टैक्स आ रहा है 240। चाप किसके ऊपर पड़ा? चाप किसके ऊपर पड़ा? कंज्यूमर के ऊपर। सारा टैक्स तो अल्टीमेटली कंज्यूमर बियर करता है। चाप किसके ऊपर पड़ा? तो कंज्यूमर चिल्लाएगा। हाँ बोलो, लेट्स सी कंज्यूमर की हालत। दाम कितना पड़ा सब मिलाते बताओ, यहाँ पे दाम कितना पड़ रहा है? कंज्यूमर भी बल्ले बल्ले, यार मेरा तो जीएसटी सस्ता पड़ रहा है। यहाँ पे 1452, सेम डेटा है दोनों में। यहाँ पे 1452, यहाँ पे 1440। कंज्यूमर बल्ले बल्ले, वो बोल रहा है बढ़िया यार मेरा 12 रुपया बच रहा है। सेंट्रल के पास, सॉरी दोनों गवर्नमेंट एज ए होल मिला के टैक्स का पैसा ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे 232, वहां पे 240। तो ये पता नहीं कौन सा जादू है। आश्चर्यजनक है कि गवर्नमेंट के पास 8 रुपए का टैक्स ज्यादा आ रहा है, उनका कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन सेम है, और फिर भी कस्टमर का पैसा कम हो गया, कस्टमर के लिए दाम कम हो गया 12 रुपए। ये जादू है, ये जीएसटी का जादू है। तुम्हारे सामने डेटा, तुम मिस्टेक हो तो निकाल लो, कोई मिस्टेक नहीं है। तो फाइनली कस्टमर हैप्पी। कस्टमर को बोला दिया, मोदी जी ने क्या बोला? अरे तुम्हारे विकास में आड़े आ रहा है, तुम्हें फायदा होगा जीएसटी आने से। कस्टमर इज हैप्पी। सेंट्रल गवर्नमेंट तो बल्ले बल्ले वाला हैप्पी, भयंकर खुश। सेंट्रल गवर्नमेंट तो आंखों में चमक है, इन्हें नजर आ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा उदास था, तो उसको बोला दिया यार तुझे पहले जितना मिलता था उतना तो श्योर मिलेगा, बेसी भली मिल जाए। खुश तो ही दिखा नहीं रहा है। 2 साल तो खत्म होने को है। हाँ तो मिल रहा है ना आपको पैसे। 5 सालों के बाद फिर 5 सालों के बाद क्या नुकसान होगा? 5 साल में वो स्टेट भी अपना एडजस्टमेंट कर लेगा। और मेन टैक्स तो हटाया नहीं ना, अल्कोहल पेट्रोल जो तुम्हारा मेन पैसा आ रहा था वो तो वैसे ही आ रहा है ना। क्या जादू हुआ नहीं? कैसे हुआ तो सोच पा रहे हो? ऐसे कैसे हो गया कि गवर्नमेंट के पास टैक्स उतना ही है, और नहीं गवर्नमेंट के पास टैक्स ज्यादा आ रहा है, कस्टमर का दाम कम पड़ रहा है। कॉस्ट वही का वही है, प्रॉफिट वही की वही है। दैट इज बिकॉज ऑफ कास्केडिंग, टैक्स कास्केडिंग। टैक्स कास्केडिंग आपने यहाँ पे एक्साइज की क्रेडिट नहीं दी, तो यहाँ पे एक्साइज कॉस्ट में जुड़ गया। यहाँ पे एक्साइज कॉस्ट में नहीं जुड़ा, छोर का फर्क पड़ गया। टैक्स कास्केडिंग के कारण टैक्स ज्यादा लग रहा था, गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आ रहा है, लेकिन कस्टमर के ऊपर टैक्स का बर्डन ज्यादा था। अब जब टैक्स कास्केडिंग हट गया तो गवर्नमेंट के पास भी टैक्स ज्यादा आ रहा है और कस्टमर का भी दाम कम पड़ रहा है। एक टैक्स कास्केडिंग वर्ड को हटा दिया गया। बात क्लियर? इतना ही देख लो भाई, इसमें कोई झोल नहीं है, कोई मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है, और कोई मेरी मतलब जादुई पंथी नहीं है। इट इज द लॉजिक कि टैक्स कास्केडिंग के कारण ये हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सट्रीमली हैप्पी, कस्टमर इज एक्सट्रीमली हैप्पी, एंड स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था तो उन्हें कॉम्पेंसेशन से देके चुप करा दिया गया। अब जीएसटी की रेट के बारे में बात करें, यहाँ तक क्लियर? यू गॉट द मोदी जी करेक्टर? नहीं मैडम, जिस टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है, जिस टैक्स की क्रेडिट मिल जाती है वो तो कॉस्ट में ऐड नहीं होता ना। तो जैसे यहाँ पे इस टैक्स की क्रेडिट नहीं मिल रही थी ट्रेडर को, तो वो हमने कॉस्ट में ऐड किया। ये सी क्रेडिट मिल गई तो इसको कॉस्ट में ऐड नहीं किया, हमने कॉस्ट ले दिया उसे। लेकिन यहाँ पे तो दोनों टैक्स की क्रेडिट मिल रही है, तो कॉस्ट 1000 का 1000 ही रह गया। अब अपने बात कर रहे हैं जीएसटी की रेट की, कि जीएसटी की रेट को लेकर कई सारे जन नाराज है। 28% को रेट होता है, जानवरों जैसा रेट है, इतना 28% टैक्स। मतलब आज मैं एक एसी मशीन लेने जाऊं 20,000 की, तो 28% 5,600 रुपया गवर्नमेंट ले लेगा। 20,000 का इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने गया और 5,600 गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ा। बिना बिल के दे दो भाई, 5,600 बच जाएगा, नहीं चाहिए मुझे तो मोदी।
मैं तो किसी मोदी से प्यार नहीं, मेरा 5,600 बचा दो भाई। तड़प होती है यार, 28% की रेट है यार। तो बताऊं क्या ये क्या ड्रामा है। तो कंट्री में पहले लॉ थे ओल्ड में एक्साइज और वैट। एक्साइज की जनरल रेट थी 12.5%। व्हाट इज जनरल रेट? ज्यादातर प्रोडक्ट पे यही लगता था। ये हुई नेता वाली भाषा। आपकी हमारी भाषा है 83% के करीब प्रोडक्ट्स पे ये रेट लगती है। 83% मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट पे 12.5% एक्साइज की रेट थी, कुछ में कम कुछ में और ज्यादा। वैट की जनरल रेट थी 14.5। 54% के करीब प्रोडक्ट्स में वैट की रेट 14.5 थी, कहीं कहीं 5 भी थी, कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकता है, बट 54% प्रोडक्ट पे ये था। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 50 83 इंटू 54 अप्रॉक्स 45% समझ लो आप। 45% प्रोडक्ट पे दोनों मिलाकर हम लोग कितना टैक्स देते थे? 100,000 रुपए का प्रोडक्ट, 125 रुपए का एक्साइज, और वैट 14.5 जब लगता था तो इसके ऊपर लगता था। प्लीज 1,125 था 14.5 बताना। 1,125 था 14.5 160 यानी हो गया 1288.125। मतलब 1,000 के प्रोडक्ट के ऊपर 288 रुपया टैक्स हो जा रहा था। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 45% प्रोडक्ट पे हम लोग ये रेट ऑफ टैक्स देते थे। 28.81 ये जीएसटी की रेट थी, सॉरी ये पुराने लॉ में रेट थी। अप्रॉक्स 45% प्रोडक्ट पे हम लोग 28% से ज्यादा टैक्स देते थे, अप्रॉक्सीमेटली 29% टैक्स देते थे। जीएसटी आया तो इन्होंने ऐसे ऐसे जो कॉम्बो थे ना, उनको उन्होंने 28 पे डाला। ये पहले जो रेट दे रहे थे मोटा मोटी वही रेट है। इन्होंने सुना रहा रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट मतलब जैसे पहले था वैसे ही दे रहे, ना रेवेन्यू को नुकसान होना चाहिए ना फायदा होना चाहिए। तो इन्होंने 28% रहा। पब्लिक बाउंस कर दिया। तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है पब्लिक क्यों बाउंस कर दिया? पहले भी तो देता था। पहले एक्साइज बिल में नजर नहीं आता था ना। एक्साइज से प्रोडक्ट की प्राइस में ट्रेडर तो एक्साइज आईटी से नहीं लेता, तो ट्रेडर एक्साइज नहीं डालता, ट्रेडर से वैट डालता। लेकिन वैट डालते समय प्राइस में वो एक्साइज का पैसा जोड़ते रहता था। लेकिन कस्टमर को तो इतना नहीं पता। कस्टमर बोल रहा है पहले मेरा 18 लगता था, सॉरी 14.5 लगता था। ये मोदी पता नहीं क्या क्या आजकल 28 लगने लग गया। और कस्टमर बहुत भोला होता है, टैक्स उनको कुछ नहीं आता। डॉक्टर्स लोग को टैक्स नहीं आता, सिर्फ कॉमर्स वाले थोड़ा बहुत टैक्स जानते हैं, इंजीनियर टैक्स नहीं जानते। सुनना तुम तो एसी मशीन पहली बार लेने दिया, तुमको तो पहले का एमआरपी कुछ नहीं पता, आज का भी एमआरपी कुछ नहीं पता। तुम तो इस बार दिवाली में तेरी वाइफ बोली है तो एसी ले आओ, वो दीपिका और रणवीर का ऐड देख ली और फिर तुझे बोली देखो इनको देखो आप, तुम समझ गया तुम एसी मशीन लेने चला गया। तुम अपना लाइफ का पहला एसी मशीन लेने जा रहे हो। तुम बोला भैया कितना? बस 28%। तुम्हारा तो पारा गरम। 20,000 का एसी मशीन में, या चलो 50,000 का एसी मशीन में 14,000 का टैक्स। लूट है ये तो, मोदी पागल है। 14,000 टैक्स। और तुम उसको रिक्वेस्ट कर रहा भैया बिना बिल के दे दो, वो मान ही नहीं रहा है। अब कौन समझाए उनको? और वो दुकानदार जो सेल्समैन है वो भी बोलता जीएसटी आ गया ना, पहले तो 14.5 लगता था, आजकल जीएसटी आ गया ना 28 लगता है। उसको क्या पता? वो भी तो भाई हो तो हाली जिंदगी में बेचा है, बिल बनाता है 14.5 लिखता है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो पहले 45% प्रोडक्ट पे 45% यानी कंट्री में जितने प्रोडक्ट बिकते हैं उसके आधे से थोड़े से कम प्रोडक्ट पे 29% टैक्स लगता था। और आज गिन के 50% नहीं, 50 आइटम ऐसे हैं जिस पे 28% जीएसटी लगती है। गिन के 50 आइटम मतलब 2-3% प्रोडक्ट या 1% प्रोडक्ट ऐसे है जिनके ऊपर 28% टैक्स।
यहाँ पे सेंट्रल मार खा दिया, पब्लिक का बाउंस हो गया, सारा कैलकुलेशन बैठा रह गया। अब कॉम्पेंसेशन सेस देने में नानी याद आ रही है, क्योंकि उनका तो पहले ये कैलकुलेशन था, हमारा तो टैक्स इतना आ रहा था, अब आप दीजिए। अब कॉम्पेंसेशन सेस देने में जान मर रही है। खैर एनी हाउ, फिर भी इनके पास बहुत फंड है। क्लियर? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड सच अ हाई रेट? क्लियर? एंड वाई 18% क्यों लाया गया? तो भैया जिसको ऊपर 12.5 पहले लगता था और 5 यहाँ लगता था, तो जोड़ जाड़ के 18 कर दिया। इस तरीके से 28, 18, 12 और 5 की रेट आई। ज्वेलरी पे 3 क्यों लगता है? क्योंकि ज्वेलरी पे पहले एक्साइज 1% लगता था, वैट 1% लगता था, तो ज्वेलरी तो उन्होंने 1+1 2 की जगह 1+1 3 कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें ज्वेलरी को मार्केटिंग रोकना था। वैसे भी ज्वेलरी लग्जरियस प्रोडक्ट है, हाँ, तो 3% तो क्या प्रॉब्लम? क्लियर? पहले एक्साइज का वैट से एडजस्टमेंट नहीं होता था, तो आपके तो परेशानी थी वो, अब तो एडजस्टमेंट हो जा रहा है, हाँ, तो थोड़ा बेसी दे दो 3%। एनी हाउ, 28, 18, 12, 5 और 3 के पीछे लॉजिक क्लियर। डायमंड फाइवमेंट पे 0.25 लेके आप क्या पाड़ लेंगे? तो भैया बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, 0.25 भी बहुत होता है, 1 रेंज। तो ज्वेलरी भी तो बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, तो भैया पहले डायमंड पे कुछ नहीं लगता था, तो अब हमने कुछ लगा दिया। हाँ, तो 0.25 लाते क्या होता? 1% लगाते कम से कम। तो भैया ऐसे डाइन इंडस्ट्री है, मर रही है इंडस्ट्री, डायमंड ऐसे बर्बाद है। देखो कोई डायमंड नहीं है, आप अपना भी देख लो, आधा पर्दा छोटा सा कोई डायमंड होगा। ऐसे भी इंडस्ट्री मर रही है, ऐसे भी इंडस्ट्री मर रही है, ऊपर से डायमंड। तो फिर 0.25 भी क्यों लगाए? वो भी नहीं लाते। तो भैया वही तो बात है, ट्रैक रखना है, जितना इंडिया में डायमंड मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, 0.25 ही दो, लेकिन मालूम तो पड़े क्या हो रहा है। ठीक है ना? उनके यहाँ से इंफॉर्मेशन तो आए, कौन कौन खरीद रहा है, कौन कौन बेच रहा है, मालूम तो पड़े। तो 0.25 से हम लोग तो भैया पहचान जाएंगे कि डायमंड कहाँ कहाँ बिक रहा है। आई होप लॉजिक क्लियर? फाइन। तो आपको जीएसटी की सारी रेट का ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। आपको ये मालूम पड़ गया कि क्यों मोदी जी ऐसा पहले बोल रहे थे, अब क्यों बोल रहे हैं। और ये भी मालूम पड़ गया जीएसटी में टैक्स ट्रांसलेटिंग का कितना बड़ा रोल है, हाउ जीएसटी रिमूव्स टैक्स ट्रांसलेटिंग। उस टाइप बहुत दिल से आपने समझा चीज, पॉइंट तो आपको पहले से ही पते थे। तो आज आपने सीख लिया जीएसटी की वेरियस रेट, ड्यूअल मॉडल। आज आपने आईजीएसटी का लॉजिक सीखा, आज आपने यूटी जीएसटी का लॉजिक सीखा, आज आपने डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का लॉजिक सीखा, आज आपने रेट ऑफ टैक्स का थोड़ा बहुत लॉजिक सीखा। ओके, अब अपने एक नई चीज करते हैं, क्योंकि वो नहीं कराऊं ना तो इंट्रो ही इनकम्प्लीट है। वो है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। 2 मिनट पॉज लेते हैं, हाँ, थक जाते बार बार सुनते सुनते। हाँ ये बताओ, क्लास की टाइमिंग कितनी देर की रखनी है? 2 घंटे में मेरा मन नहीं भरेगा, और 2.5 घंटे तुम लोग कैसे दोगे मुझे? इज इट ओके 5:30 to 8 या 5 to 7:30? जैसा तुम बोलो, या 5:30 to 8? ऑफिस वाले बोल दो भाई 5 to 7:30। छोड़ने वाला है कि निकाला जा रहा है? क्यों? पढ़ाई है वो, तो छोड़ दे रहा है या लीव ले ले रहा है? लीव ले ले रहा है, तो अभी मैनेज हो जाएगा 5। तो फाइनली अपनी क्लास की टाइमिंग 5 to 7:30, ठीक है? 2.5 घंटे अपने को चाहिए, और बीच में ज़्यादा ब्रेक की उम्मीदें मत रखो मेरे से। मेरे पास कंटेंट इतना है ना कि मुझे लगता है कि और टाइम मिले तो और पढ़ा दें। चलो फाइन, अब अपने बात कर रहे हैं आईटीसी की। टॉपिक का नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। व्हाट इज इट? आउटपुट के टैक्स का इनपुट के टैक्स से एडजस्टमेंट होना, ठीक है? व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज दिस? तो भैया एक जो ट्रांजैक्शंस होता है ना, वो इंडिया में एक चैनल से नहीं जाता, 7-8 चैनल से जाता है। जैसे पहले मैन्युफैक्चरर माल बनाता है,
फिर वो होलसेलर को देता है, फिर वो एक और होलसेलर को देता है, या ऐसे बोल दो वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वो होलसेलर को देता है, फिर रिटेलर को देता है, और फिर कस्टमर के पास पहुंचता है। एटलीस्ट इतना तो पहुंचेगा ही। हाँ, तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल तो होगी होगी। और यदि सपोज जीएसटी का रेट 5% भी माने, तो यदि चारों जन 5% लगाएंगे, तब तो 20% टैक्स लग जाएगा, खत्म हो जाएगी कहानी। ऐसा तो ही नहीं सकता। तो इन्होंने बोला नहीं नहीं, इसको वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट में रहो। वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट मतलब सपोज आपने 1000 में इसको बेचा, तो आप 50 रुपया जीएसटी दे दो, एक बार बात खत्म। अब आपने कितने में बेचा? 1200 में बेचा, तो आप 5% जीएसटी दे दो, लेकिन आपको गवर्नमेंट को कितना देना है? 60 रुपये माइनस 50 रुपये, यानी 10 रुपये। यदि लॉजिकली समझे तो 10 रुपये हुआ 200 रुपये पे 5%, यानी वैल्यू एडिशन टैक्स। जितना आपने वैल्यू एडिशन किया उस पर 5%। यदि इसने इसको 1500 में बेचा, तो 1500 पे 5 75, लेकिन आपको 75 पे टैक्स नहीं, लेकिन आपको 75 गवर्नमेंट को नहीं देना। 75 में से 60 हटा दीजिए, आप 15 दीजिए। 15 यदि आप लॉजिकली समझो तो वैल्यू एडिशन हुआ 300 का 5% 15 रुपया। तो जहां जहां आईटीसी है वहां वैट है। वैट वाला कॉन्सेप्ट जब भी लाना होगा तो आईटीसी इंसर्ट करना होगा। एक बार और देख लो, सपोज इसने 2000 में बेचा, तो 5% यानी 100 रुपया, 2100। लेकिन आपको गवर्नमेंट को 100 रुपया नहीं देना, आप अपना 75 एडजस्ट कर लीजिए और आप गवर्नमेंट को 25 रुपये दीजिए। 25 को लॉजिकली समझे तो 500 का 5% 25। तो ये जीएसटी वैट, यस, जीएसटी इज अ वैल्यू एडिशन टैक्स। इज दैट क्लियर? हाँ, हाँ ले लो भाई, कोई माया जाल नहीं है भाई, सीधी सीधी क्लास है अपनी, साच को आज नहीं। 1999 कैलकुलेटर तुम्हारे पास है भाई, तुम बोलो 5% बताओ। 99.95। तो भैया आपको 99.95 गवर्नमेंट को नहीं देना, आप 75 हटा दीजिए, आपको 24.95 देना है। यदि 24.95 की लॉजिक देखेंगे तो 499 पे 5% निकालिए, एग्जैक्टली वही आएगा, वही आएगा यार। ये बात क्लियर है। अब क्वेश्चन आ रहा है, जब ये इतना सिंपल है, जब इतना सिंपल लॉजिकल है, तो फिर आप इतना पंचायती क्यों करते हो? पहले टैक्स दो, फिर इनपुट का एडजस्ट करो। इसको बोलो ना कि जितना वैल्यू एडिशन किया उसी पे टैक्स कर दे। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि ये 200 रुपये पे 5% लेते, 10 रुपया लिखेगा बिल में, यानी यदि बिल में ऐसे लिखेगा प्राइस 1200 और टैक्स एट द रेट 5% 10 रुपये, तब तो कस्टमर को तो मालूम पड़ जाएगा। इंडिया का कस्टमर ऐसे होता है बूंदू, लेकिन वहां पे बहुत होशियार हो जाता है दुकान पे पहुंचने। तो इंडिया के कस्टमर को फटाक से मालूम पड़ जाएगा 5% के हिसाब से 10 रुपया। वो क्लासरूम में कभी इतना मैथमेटिक्स नहीं किया है, लेकिन दुकान पे पहुंचते उसका दिमाग ब्रिलियंट चलता है। वो बोलेगा 5% पे 10 रुपया, तो 100% पे 200 रुपया, मतलब ये मेरे से 200 रुपया कमा रहा है। हम लोग बोलेंगे भाई थोड़ा कम कर। यदि 5% पे यहाँ पे 10 रुपया टैक्स दिखाएंगे, तब तो इसकी मार्जिन, इसकी वैल्यू एडिशन नजर आ जाएगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट रहा कि आप अपना नॉर्मल टैक्स लीजिए, इनपुट पे जितना आपने टैक्स दिया था एडजस्ट कर लीजिए, आप गवर्नमेंट को बचावा दीजिए। दैट इज द आईटीसी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। थोड़ा सा और प्यार से समझते हैं, थोड़ा सा और प्यार से समझते हैं। टैक्स इज अ मैटर ऑफ, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है तो प्यार का मानता है यार। थोड़ा प्यार से और उसको कर दो तो एकदम भीतर चला जाए। थोड़ा सा और प्यार देते हैं इसको। एक एग्जांपल लेके आते हैं। मैन्युफैक्चरर ने 1000 में माल बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने 1200 में माल बेचा रिटेलर को, बढ़ा देते हैं 1400 में, और 1400 में रिटेलर ने ये माल बेचा कंज्यूमर को 2000। अब हुई आईटीसी क्या?
काम करती है। एग्जाम्पल क्लियर? और जीएसटी की रेट एक बार सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग रख लेते हैं 10%, एकदम सिंपल रखते हैं अपने। ये एग्जाम्पल के लिए। हाँ, तो मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को माल बेचेगा तो वो बिल बनाएगा। हमारे जीएसटी में बिल को बोलते हैं इनवॉइस। प्राइस 1000 और सर आपके लिए जीएसटी लगेगी 10%, बोले तो 100 रुपया। आपको प्राइस देना हमें 1100 रुपया। तो होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को दे दिया 1100 रुपये। मैन्युफैक्चरर के पास 1100 रुपये आ गए। 1100 में वो अपना 1000 रुपया जेब में रख लिया, उसका प्राइस, और 100 रुपया गवर्नमेंट को दे दिया। बात क्लियर? तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास मैन्युफैक्चरर द्वारा 100 रुपये पहुंचा दिए जाए। स्टोरी ओवर। होलसेलर ने रिटेलर को माल बेचा 1400 में, इनवॉइस उसने बनाया 1400 रुपये, और उसने जीएसटी लगाया 10% की रेट से 140 रुपये। प्राइस हो गया 1540। तो रिटेलर ने होलसेलर को 1540 रुपये दे दिए। 1540 में से रिटेलर ने 1400 रुपया बड़ा अमाउंट उठा के जेब में रख लिया। ये मेरा सेल प्राइस 1400 रुपये आ गया। अब इसमें से 100 रुपये ये वो टैक्स जिसे पहले बियर होलसेलर ने किया था 100 रुपया, वो अपना टैक्स का पैसा 100 रुपया भी अपने जेब में रख लिया कि भैया पहले मैंने बियर किया था। कितना था यहाँ पे? 1540। 1400 यहाँ आ गए, 100 यहाँ आ गए, अब कितना बचा? 40 रुपये इसने गवर्नमेंट को दे दिए। तो अब गवर्नमेंट के पास इतना पहुंच गया, होलसेलर ने दिया 40 रुपये, और ये 100 रुपया जो इसने बियर किया था वो अब नहीं है। अब किसने बियर किया सारा टैक्स? रिटेलर ने। कितना? 140। बात आगे बढ़ा देते हैं। रिटेलर ने कंज्यूमर को माल बेचा कितने में? 2000। इनवॉइस प्राइस 2000 रुपये। इसने अपना जीएसटी लगाया 5%, सॉरी 10%, 200 रुपये, और कंज्यूमर ने 2200 रुपये दे दिए। तो इसके पास 2200 रुपये आ गए। 2200 रुपये आ गए तो इसने सबसे पहले मोटा अमाउंट, रिटेलर ने 2000 रुपये अपना प्राइस भीतर रख लिया। 2000, ये बोल रहा है मेरे को लेते ड्रामा नहीं। ठीक है भाई, तुम बाहर ही रहे। हाँ, तो 2000 रुपया भीतर आ गया। अब कितना बचा? 200 रुपया। 200 रुपया में इसको आपको पता है 140 रुपये इसने पहले बियर किया था। ये बोला भैया मेरा 140 पहले लगा हुआ है, वो भी उसने रख लिया। अब 140 इसका चला गया, जो बचा 60 रुपया वो रिटेलर ने जमा कर दिया। अब ये सारा टैक्स का पैसा किसने बियर किया? कंज्यूमर ने। अब देखो गवर्नमेंट के पास सब मिलाते 200 रुपये का टैक्स पहुंचा है, और अब देखो सारा टैक्स कंज्यूमर ने बियर दिया। दैट इज वाई जीएसटी इज अ कंजम्पशन टैक्स। जीएसटी इज अ वैट, जीएसटी इज अ कंजम्पशन टैक्स। जिसने कंज्यूम किया वही बियर करेगा। अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल्स ऑन कंज्यूमर। आपके सामने है। और यदि आप लॉजिकली देखें तो ये भी देख लो, प्रोडक्ट भले कितने ही हाथों से निकला, लास्ट में किसके क्या दाम बिका? लास्ट में तो 2000 में बिका। कितने ही हाथ इसमें ऐड करते जाओ, 7 चैनल्स, 20 चैनल्स, वॉट एवर चैनल्स, अल्टीमेटली कंज्यूमर के हाथ में क्या दाम बिका? 2000। उसी पे जीएसटी लग रहा, 2000 पे 10%। वही सब मिला के कैलकुलेशन है। वही कंज्यूमर बियर कर रहा है और वही गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। आई होप एकदम क्लियर है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया, अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल्स ऑन कंज्यूमर, दैट इज बिकॉज ऑफ आईटीसी। सब अपना अपना टैक्स इनपुट पे जितना दिए थे वो सब लेते जा रहे। बेचारा कंज्यूमर ही ऐसा पर्सन है जो आउटपुट नहीं करता, वो खाली इनपुट ही रहता है। तो उसका फिर जब आउटपुट नहीं है तो आउटपुट टैक्स नहीं है, आउटपुट टैक्स नहीं है तो फिर एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको पूरा टैक्स बियर करना पड़ा। क्लियर? ये चीज़ ऐसी दिमाग में रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पित लेना पड़ेगा बाद में अपने को। ऐसे क्लियर है? चलो ठीक है, लिख लेंगे। पहले आप कॉपी में चाहिए।
नहीं तो फैमिली डाउट करेगी, पढ़ाऊं कि घटाऊं। एक ही एसी चल रही है यार। हाँ हाँ प्लीज आप सीट चेंज कर लो। हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे, हाँ कॉपी में जाइए, इंट्रोडक्शंस। आज थोड़ा मौसम ठंड है भी। इंट्रोडक्शंस। Point number 1, GST is an indirect tax. Point number 2, in India there is dual model of GST. In India there is dual model of GST. Dual model, that is on every transactions central and state government collect tax. On every transaction central and state government collect tax. Point number 3, on intra-state supply, CGST and SGST are applicable. CGST and SGST are applicable. On interstate supply, IGST applicable. वही पुराने नोट्स जो आपको ऑलरेडी पता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई, यूनियन टेरिटरी को यूटी लिखिए, ऑन इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई एक्सक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी, एक्सक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अपना अपना जीएसटी है। लद्दाख का भी कुछ बात मत करो क्योंकि लद्दाख जीएसटी भी आया नहीं है भाई। हाँ तो फाइनली क्या आया? एक्सक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यूटी जीएसटी एंड सीजीएसटी एप्लीकेबल, यूटी जीएसटी एंड सीजीएसटी एप्लीकेबल। नेक्स्ट, ऑन इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई, on inter-union territory supply, IGST is applicable. क्या बोला? IGST is applicable. Next, GST is a destination based tax. Next, on the invoice, the place of supply must be mentioned. Market amendment. On the invoice, place of supply must be mentioned. Next, ultimate burden of GST falls on consumer. Ultimate burden of GST falls on consumer. In GST, ITC is available. That is, input tax can be adjusted with output tax. Input tax can be adjusted with output tax. In GST, ITC is available. That is, input tax can be adjusted with output tax.
नेक्स्ट, और आज क्या पढ़ाया? बस इतना से ही पढ़ाया यार, पता नहीं क्या पढ़ा रहा था इतनी देर से, पढ़ाया तो इतना सही। चलो कोई बात नहीं, और ढूंढते और क्या पढ़ा दिए। रेट ऑफ जीएसटी आर 28%, 5%, sorry 28%, 18%, 12%, 5%. Next, in case of jewelry, rate of GST 3%. In case of डायमंड, पन्ना, मुंद्रा, ये सब जो और है, पन्ना, मुंद्रा, ये सब, इन केस ऑफ डायमंड, पन्ना, मुंद्रा एसेट्रा, रेट ऑफ जीएसटी 0.25%. पन्ना, मुंद्रा अंडरलाइन करके अमेंडमेंट ले दीजिए। Next, maximum rate of GST can be 40%. Maximum rate of GST can be 40%. That is 20% CGST, 20% SGST. Maximum rate of GST can be 40%. That is 20% CGST, 20% SGST. GST removes tax trusted in effect. GST removes tax trusted in effect. GST reduces price. है ना, ये तो मैंने प्रूफ किया आज। GST reduces price because of removal of tax trusted in effect. Because of removal of tax trusted in effect. Next, general rate of GST is 12% and 18%. जैसे हर प्रोडक्ट की जनरल रेट होती ना, HIC जनरल रेट 12.5 थी, तो हमारे जीएसटी की जनरल रेट है, ज्यादातर प्रोडक्ट पे 12 या 18 लगता है। जनरल रेट ऑफ जीएसटी इज 12% और 18%, comma, hardly 50 products fall under 28% category. ये आपके नॉलेज लिए सिर्फ, हार्डली 50 products, 50 products fall under 28% rate of GST. Next, GST is levied on goods and services both. GST is levied on goods and services both. Same point. In case of service, general rate is 18%. In case of service, general rate is 18%. 18%. नेक्स्ट, बस मैंने जो 2 घंटे पढ़ाया ना, वो आपने सिर्फ 6 मिनट में लिखा। ठीक है, हो सकता है तो मैं ज़्यादा देर पढ़ा दूँ, तो लिखना तो सिर्फ 15-20 मिनट का काम है, समझना बहुत लंबा काम है। समझने में खास करके ग्रूमिंग, बच्चों को लॉजिक के साथ समझाना, वो थोड़ा और लंबा काम है। अदरवाइज जितना पढ़ाया वो भी 15 मिनट में पढ़ा सकते थे। इसकी पिक ले लो या इसको कॉपी कर लो, जो आपको समझ में लगे। यदि आप इसको कॉपी कर रहे हो तो हैव द टाइटल क्या, जीएसटी अल्टीमेट बर्डन फॉल्स ऑन कंज्यूमर। यदि आप पिक लिख रहे हो तो पिक में मैसेज लिख लेना। कॉपी कर रहे हो, कॉपी कर लो। हैव द टाइटल, हाउ अल्टीमेट बर्डन फॉल्स ऑन कंज्यूमर, एक्सप्लेनेशन, हाउ अल्टीमेट बर्डन ऑफ जीएसटी फॉल्स ऑन कंज्यूमर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मेंटेन करना। एज्यूम करके शुरू करिए। एज्यूम अ मैन्युफैक्चरर सेल प्रोडक्ट फॉर 1000। Assume a manufacturer sells product for 1000 to wholesaler, comma, wholesaler to retailer 1400 and retailer to consumer 2000. Stop. Assume rate of GST 10%. Assume rate of GST 10%. पैरा चेंज। फर्स्ट सेल अब ये दिखाइए, सेकेंड सेल ये दिखाइए, थर्ड सेल ये दिखाइए। इसी तरह रैंक आया था इंटर में, रैंक आया, रैंक आया नहीं। टैक्स में जिससे क्या मार्क्स थे? 70, नाइस मार्क। 58 साथ में बैठे थे। 62 ओके, 68 नाइस। 58 मतलब आप लोग सभी जेन्युइन स्टूडेंट हो भाई, सही मार्क्स ले आए। वी शुड ट्राई। रैंक कभी भी आ जाए, रैंक होल्डर हो जाते आप। इंटर में ले आओ या फाइनल में ले आओ। ये जो हमारी ऑल इंडिया में थर्ड हाईएस्ट लाइन है, ये लड़की श्वेता या श्वेता सिंह, ये सीएस में लाई थी ऑल इंडिया थर्ड हाईएस्ट। इसका सीएस क्लियर नहीं हुआ था उस बार, मतलब कई सारे ग्रुप दी थी, हमारा वाला ग्रुप पास कर गई थी, लेकिन बात ही ग्रुप में रह गई थी। फिर भी ठीक है ना, इसलिए सीवी में तो बहुत बड़ी बात आ जाएगी ना, ऑल इंडिया थर्ड हाईएस्ट। 78 के करीब में था, फाइनल में मार्क्स कम मिलते मैडम। 78 के करीब ही था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। चलो फाइन, आज तो अपने यहीं पे रखते, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अपने यहीं से आगे करेंगे। अभी 2-3 क्लास जितना मुझे दरकार पड़ेगी मैं इंट्रोडक्शंस लेता रहूँगा। मुझे इंट्रोडक्शंस में मेजरली सारे लॉजिक क्लियर करने हैं, बीच बीच जो अमेंडमेंट है वो आपको बता देने हैं। बहुत सारे चैप्टर में बहुत अमेंडमेंट है, आईटीसी में बहुत अमेंडमेंट है, रजिस्ट्रेशन में बहुत अमेंडमेंट है लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स आते हैं। वो सारे अमेंडमेंट्स मैं आपको 4 क्लास में बता ही दूंगा। ये जैसे इंट्रो वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, विल जंप टू न्यू चैप्टर्स, असेसमेंट, अपील, ऑल दीज, ठीक है। आज तो एंजॉय करो, नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग थर्सडे 5 बजे। बाय बाय।